हेलो एवरीवन, दिस इज सी ईशा अग्रवाल एंड आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज का वीडियो है स्पेशली फॉर द सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। तो जैसा आप सबको पता है एग्जाम में अब बस कुछ दिन रह गए हैं एंड मैम क्या हाल बताए, चारों पेपर एक दिन में देना और कितना भी लोग कह दे एमसीक्यू ही तो है, हम जानते हैं कि मैम वो कितना डिफिकल्ट होता है। एंड इसी में आपकी हेल्प करने के लिए मैं ले आई हूँ टॉप 50 एमसीक्यूज ऑफ बिजनेस लॉ, जिसको आप आराम से अपने एग्जाम के पहले रेफर करके जा सकते हैं टू गेट अ क्विक रिवीजन एंड टू गेट अ क्विक प्रैक्टिस डन ऑफ द एमसीक्यूज ऑफ द बिजनेस लॉ। ज्यादा लंबा सेशन नहीं रखेंगे, क्विकली आंसर बताते जाएंगे और साथ ही साथ उसका रीजनिंग जानते जाएंगे एंड नियरली 45 to 50 मिनट्स में वील एंड द सेशन सो दैट एग्जाम के पहले आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप फटाफट ये वीडियो देख के जा पाए। आप इधर उधर की बातें नहीं करते हैं मैम क्योंकि एग्जाम है नजदीक और हमें करनी है बहुत सारी प्रैक्टिस। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला, द डिफरेंस बिटवीन एन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल एंड अ प्रपोजल इज। तो आप सबको पता है एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफर नहीं होता, एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफर नहीं होता, इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। वेर प्रपोजल का मतलब क्या होता है मैम? प्रपोजल का मतलब ही होता है ऑफर। नो डिफरेंस एट ऑल, that a proposal becomes a promise as soon as the party to whom it is made accepts, but the advertisement does not. Every case will be viewed according to the circumstances, none of these. तो जब आप एडवर्टीजमेंट फॉर सेल यानी इन्विटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं ना तो इट गिव्स राइज टू ऑफर नॉट प्रोमिस। बट जब आप ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं ना तो उससे निकल के आता है प्रोमिस। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इन्विटेशन टू ऑफर से प्रॉमिस नहीं बनता, उससे ऑफर बनता है, बट ऑफर को जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हो उससे प्रॉमिस बनता है। नेक्स्ट, in a book depot, a catalog of book enlisting the price of each book and specifying the place where the particular book available is, an invitation to offer, an offer, an invitation to visit the bookshop or none of these. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक बुक डिपो है और उनका कैटलॉग है। कैटलॉग में क्या क्या बताया गया है? प्राइस बताई गई है हर बुक की, साथ साथ में प्लेस भी बताया गया है कहाँ वो बुक अवेलेबल है, प्लेस भी बताया गया है कहाँ वो बुक अवेलेबल है। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक रहता ना तो मैं बोल देती सिंपली ये इन्विटेशन टू ऑफर है, मैं बोल देती सिंपली ये इन्विटेशन टू ऑफर है, पर जैसे ही इन्होंने प्लेस का तड़का लगाया ना, आपको समझ जाना चाहिए कि ये चाह रहे कस्टमर इस पर्टिकुलर प्लेस पे आए। तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर विल बी इन्विटेशन टू विजिट द बुक शॉप, इन्विटेशन टू विजिट द बुक शॉप। अगर ये सिर्फ बुक बेचना चाहते तो भैया एड्रेस नहीं देते, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी खरीदो, पर ये चाहते हैं कस्टमर आके इनकी शॉप में बुक खरीदे। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। Next, with regard to contractual capacity of a person of unsound mind, which one of the following statements is the most appropriate? A person of unsound mind can never enter a contract. A person of unsound mind can enter into a contract. A person who is usually of unsound mind can contract when he is at the time of entering the contract of sound mind. A person who is occasionally of unsound mind can contract, although at the time of making the contract he is of unsound mind. तो ये क्वेश्चन कहां से है? मैथ ये क्वेश्चन है सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, जो बात करता है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज की एंड वो कहता है ये तीन क्राइटेरिया सेटिस्फाई होनी चाहिए बाय द पार्टीज टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये तीन क्राइटेरिया जो है वो सेटिस्फाई करनी होती है पार्टीज को टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या? द पर्सन शुड बी अ मेजर, the person should be of a sound mind and the person should not be disqualified by law। ये तीनों क्राइटेरियाज किसी भी पर्सन को सेटिस्फाई करने हैं टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक अनसाउंड माइंड का पर्सन कब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है? A person of unsound mind can never enter into contract. A person of unsound mind can enter into a contract. तो ये तो भैया एब्सोल्युटली रॉन्ग हो गया। हमने अभी कहा the person should be of sound mind. A person who is usually of unsound mind can contract when he is at the time of entering into the contract of sound mind. ये अप्रोप्रिएट लग रहा है। तो अगर आप अनसाउंड माइंड की प्रोविजंस पढ़े तो उसने कहा है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। तो भले वो अनसाउंड माइंड का है, अगर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ही इज ऑफ साउंड माइंड सो ही हैज सैटिस्फाइड द क्राइटेरिया एंड इसको हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। Next,
while obtaining the consent of promisee, keeping silence by the promiser when he has a duty to speak about the material fact, amount to consent by coercion, misrepresentation, mistake or fraud. तो मैम यहाँ कौन से सवाल, कौन से प्रोविजन से सवाल पूछा गया है, यहाँ पे कौन से प्रोविजन से सवाल पूछा गया है, तो यहाँ पे आपसे सवाल पूछा गया है विथ रिगार्ड टू फ्री कंसेंट। हम कहते हैं जब भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें, पार्टी शुड बी गिवन फ्री कंसेंट, द पार्टी शुड बी गिवन फ्री कंसेंट, एंड फ्री कंसेंट के लिए द पार्टी का कंसेंट शुड नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय 5 थिंग्स। कौन कौन सी चीज है मैम? कोअर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, फ्रॉड एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पे आपसे पूछा है अगर देयर वाज अ ड्यूटी टू स्पीक, बट फिर भी कोई साइलेंट रहता है, तो उसको हम क्या मानेंगे? मिसरिप्रेजेंटेशन, कोअर्जन, मिस्टेक या फ्रॉड। तो ये जो प्रोविजन है ऑफ ड्यूटी टू स्पीक, इसके बारे में हम पढ़ते हैं फ्रॉड के अंदर। तो फ्रॉड के अंदर बताया गया है ऐसे तो साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, बट अगर कोई फिड्यूशरी रिलेशनशिप है या व्हेन देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक, तब बोलना पड़ेगा, और अगर आप तब नहीं बोलते तब हम उसको फ्रॉड मानेंगे। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, if a party stand in fiduciary relationship to each other, he can dominate the will of another, the trust should be maintained, none of these। तो इसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर, और अनड्यू इन्फ्लुएंस में बताया गया है जब पार्टी स्टैंड इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप, तब पार्टी के पास पोजीशन आ जाता है टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। Next, an agreement of service under which an employee agrees that he will not serve a particular employer for a certain duration and he will not serve anybody else during that period is a valid contract, void agreement, illegal agreement या none of these। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है अगर इम्प्लॉय जो है वो अग्री करता है कि वो किसी और सिमिलर एम्प्लॉयर के यहाँ, जब तक वो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के यहाँ एम्प्लॉयमेंट में है, काम नहीं करेगा, तो क्या ये एक वैलिड एग्रीमेंट है या ये एक वॉइड एग्रीमेंट है या इलीगल है या नन ऑफ दिस है। तो अगर आप देखें रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड ऐसे तो वॉइड होता है, आप किसी को भी काम करने से मना नहीं कर सकते, पर इसका एक एक्सेप्शन है कि एम्प्लॉय को जो है आप सिमिलर बिजनेस में और विद इन रीजनेबल लिमिट्स काम करने से रोक सकते हैं। एंड यहाँ पे एग्जैक्टली वही हुआ है। यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उसने एम्प्लॉय को मना किया है सिमिलर बिजनेस में काम करने से, जब तक कि वो एम्प्लॉयमेंट में है। तो यहाँ पे उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। दिस इज अ वैलिड एग्रीमेंट। Next, if the seller agrees to supply all the goods produced by him to a certain buyer and to nobody else, and the buyer also in turn undertakes to accept the whole of the quantity the agreement is, तो यहाँ पे बोल रहा है अगर सेलर सोचता है कि सिर्फ एक बायर को सारा सप्लाई करे और बायर भी अग्री करता है हम उसी सेलर से सब कुछ लेगा, तो क्या ये वॉइड है, क्या ये सोलस एग्रीमेंट है, क्या ये इलीगल एग्रीमेंट है या कुछ नहीं है। तो देखो सोलस एग्रीमेंट के बारे में तो हमें कहीं पढ़ाया ही नहीं है, हमें पढ़ाया है वॉइड और इलीगल के बारे में। और भाई अगर एक बंदा अपना सारा गुड्स किसी एक बायर को देना चाहता है और दूसरा जो बायर है वो सारा गुड्स उसी से खरीदना चाहता है, तो क्या दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये होगा एक वैलिड एग्रीमेंट, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो हम लिखेंगे नन ऑफ दीज। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन में कहा है एम हु इज द डीलर इन मस्टर्ड ऑयल ओनली अग्रीज टू सेल एन 500 लीटर्स ऑफ ऑयल, द अग्रीमेंट इज वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल और अनइनफोर्सिएबल। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली बता दिया गया है कि एम जो है वो सिर्फ मस्टर्ड ऑयल में ही डील करता है और किसी में नहीं, और यहाँ पे एक अग्रीमेंट बनाए कि वो एन को 500 लीटर्स ऑफ ऑयल सेल करेगा। अब अगर वॉइड एग्रीमेंट्स वाला सेक्शन देखे तो वॉइड एग्रीमेंट्स में कहा गया है ऐसा अग्रीमेंट जिसका मीनिंग इज अनसर्टेन, उन एग्रीमेंट्स को हम वॉइड मानते हैं, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें स्पेसिफाइड नहीं होती उनको हम वॉइड मानते हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो स्पेसिफिक
कर दिया गया है कि वो सिर्फ मस्टर्ड ऑयल ही बेचता है, इसीलिए हम इसको वैलिड मानेंगे। अगर यहाँ पे ऐसा होता, यहाँ पे ऐसा होता कि एम जो है वो मस्टर्ड ऑयल के अलावा और भी कई तरीके का ऑयल बेचता, तब यहाँ पे ऑयल स्पेसिफाई होना जरूरी होता, तभी वो वैलिड होता, वरना हम इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मान देते। बट यहाँ पे क्योंकि स्ट्रिक्टली स्पेसिफाई कर दिया गया, स्ट्रिक्टली स्पेसिफाई कर दिया गया है कि एम जो है वो सिर्फ मस्टर्ड ऑयल ही बेचता है, तो इस चक्कर में इसलिए हम मानेंगे, इस चक्कर में इसलिए हम मानेंगे कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बार बार बोल रही हूँ, अगर एम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल में डील करता, अगर एम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल में डील करता, तो फिर उस केस में हम इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं मानते, क्योंकि इसका मीनिंग इज नॉट क्लियर, इसका मीनिंग इज नॉट क्लियर। नेक्स्ट, a wagering agreement in India is declared by Contract Act as illegal and void but not illegal, voidable at the option of aggrieved party और immoral। अब आपका दिल अंदर से कह रहा होगा कि मैम वेगरिंग अग्रीमेंट तो इलीगल होता है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इंडिया में वेगरिंग अग्रीमेंट को वॉइड माना गया है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट नॉट इलीगल। अगर आप ध्यान दें तो वेगरिंग अग्रीमेंट्स हमें पढ़ाया जाता है वॉइड अग्रीमेंट्स के अंदर, नॉट अंडर इलीगल अग्रीमेंट्स। तो यहाँ पे आंसर विल बी दैट वेगरिंग अग्रीमेंट इज वॉइड बट इट इज नॉट इलीगल, बट इट इज नॉट इलीगल। बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में जहां चारों चीजें घूम रही होंगी आपके माइंड में, वहां पे आपका कहेगा माइंड दिल की सुन ले, इलीगल टिक कर दे, बट इलीगल नहीं है। यहाँ पे वॉइड बट नॉट इलीगल, वॉइड बट नॉट इलीगल विल बी द करेक्ट आंसर। Next, an agreement which restricts a person's freedom to marry or to marry any person of his choice is against public policy and is lawful, illegal, void or none of these। अब ये क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी है। तो यहाँ तक इन्होंने बोला है एन एग्रीमेंट विच रिस्ट्रिक्ट्स अ पर्सन फ्रीडम टू मैरी, तो वो तो हो गया भैया रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, पर इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कह दिया इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तो हम क्या माने, ये अग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और अनलॉफुल है, या फिर रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज के तहत ये वॉइड है। बट अगर आप देखें तो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज ऑल्सो वॉइड, अग्रीमेंट्स अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी आर ऑल्सो अनलॉफुल एंड हेंस वॉइड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, वॉइड, ऑप्शन सी void। I hope it is clear, क्योंकि यहाँ पे जो है इन्होंने दोनों प्रोविजंस को कहीं ना कहीं मर्ज कर दिए हैं। मुझे लगता है यहाँ तक भी क्वेश्चन देते पर तो चलता, बट इन्होंने एडिशन किया है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर अनलॉफुल ऑप्शन में भी होगा तो ध्यान रखिएगा अनलॉफुल एग्रीमेंट्स भी बाद में जाके void ही बनते हैं। So you can tick the option C, that is void। Next, A leaves a firm doing a particular business in Mumbai। He agrees with the other partners of the firm not to start a similar business as that of a firm in and around Mumbai for 3 years. This agreement is valid, immoral, illegal, void। अभी मैं आपको ऊपर पढ़ा के आई, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड, मतलब अगर आप किसी को काम करने से मना कर रहे हैं तो ऐसा अग्रीमेंट जो होता है वॉइड होता है। बट येट अगेन इसका एक और एक्सेप्शन आता है पार्टनरशिप के केस में, इसका एक और एक्सेप्शन आता है पार्टनरशिप के केस में, जहां पे ऐसा कहा गया है क्योंकि पार्टनर्स जो होते हैं उनको बिजनेस का इन एंड आउट पता होता है, तो वहां पे उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है कि आप दूसरे पार्टनरशिप्स के साथ उस मोमेंट पे काम ना करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि वो बिजनेस का सब कुछ जान के जाते हैं, जान के निकलते हैं बिजनेस से, तो इसीलिए आप उन पे बाद में भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, आप उन पे बाद में भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। यानी अगर कोई पार्टनर चला गया तो उसके बाद भी आप विद इन रीजनेबल लोकल लिमिट्स फॉर ए सिमिलर बिजनेस रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अनलिमिटेड टाइम के लिए, अनलिमिटेड लोकेशन के लिए नहीं चलेगा, बट यस फॉर अ सर्टेन पीरियड फॉर अ सिमिलर बिजनेस एंड विद इन रीजनेबल लोकल लिमिट्स आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए अग्रीमेंट इज वैलिड। पर यहाँ पे चक्कर ये है कि सीएमए में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है नहीं, और अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखें ना तो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में ये पॉइंट उन्होंने कहीं स्टेट किया नहीं है। तो क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपके सिलेबस में नहीं है और ये पॉइंट कहीं स्टेटेड है नहीं, तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे आंसर दिया है वॉइड। ऑल्दो आंसर होना चाहिए वैलिड, बट क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है नहीं और आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में कहीं पे भी इस पॉइंट का जिक्र है नहीं, इसीलिए इंस्टीट्यूट ने इसको वैलिड माना नहीं है, इंस्टीट्यूट ने इसको वॉइड माना है। तो मैंने अपना आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया, होना क्या चाहिए बट हुआ क्या है उसके बारे में बता दिया है। नेक्स्ट, A, while filing up the insurance application form, states his age as 25, believing it to be true.
his actual age was 27. The Life Insurance Corporation issued a policy in his favor, charging a lower premium than what it should have been charged if the actual age had been given. This is a case of fraud, misrepresentation, undue influence or mistake of fact. तो यहाँ पे हुआ क्या है, ए जो है वो एक लाइफ इंश्योरेंस का फॉर्म भर रहे थे, ए जो है वो एक लाइफ इंश्योरेंस का फॉर्म भर रहे थे। उनका एक्चुअल एज जो है वो 27 था, उनका एक्चुअल एज जो है वो 27 था, बट उन्होंने कह दिया कि मेरा एज 25 है। उसके हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस वालों ने पूरी पॉलिसी बना दी और अल्टीमेटली लोअर प्रीमियम चार्ज किया। तो यहाँ पे दिक्कत तो हुई है, यहाँ पे गलती तो हुई है, पर क्या ए का इंटेंशन था क्या डिसीव करने का? मैम इंटेंशन तो नहीं था। तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे हो गई है गलती से मिस्टेक, यहाँ पे हो गई है गलती से मिस्टेक, और गलती से मिस्टेक की केस को हम कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। मतलब आपका इंटेंशन तो नहीं था डिसीव करने का, पर गलती से मिस्टेक हो गई। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, A contracts to sing for B at a concert for 1,000 rupees which are paid in advance. A is too ill to sing. Which of the following options is correct? A is bound to make the compensation. A is not bound to make the compensation to B for the loss of the profit which B would have been made if A would have been able to sing, but must refund to B 1,000 paid in advance. A is not liable to refund to B 1,000 paid in advance. A is liable for the loss of profit as well as for refund. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए जो है उसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था टू सिंग एट अ कॉन्सर्ट फॉर 1,000 रुपीज। अब बी ने इसके लिए ए को पहले ही 1,000 रुपए एडवांस भी दे दिए थे, पर होता क्या है, जस्ट बिफोर द कॉन्सर्ट ए बीमार पड़ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो देखने की बात है दैट इट इज अ पर्सनल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ए जो है ये काम किसी को डेलीगेट नहीं कर सकता। साथ ही साथ बीमार होना वो हमारे सर्कमस्टेंसेस में फॉल नहीं करता, हमारे दायरे में फॉल नहीं करता, हमारे कंट्रोल में फॉल नहीं करता। सो दिस इज समथिंग विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। तो ऐसे केस में ए को जो है वो 1,000 रुपए तो वापस करने पड़ेंगे, बट ए इज नॉट सपोज टू मेक क्लेम और मेक कॉम्पनसेशन टू बी फॉर एनी लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे बिल्कुल 1,000 रुपए तो आपको वापस करने होंगे क्योंकि आपने परफॉर्म नहीं किया, बट उसके अलावा कोई कॉम्पनसेशन देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट हैपेंड ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। साथ ही साथ ये पर्सनल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप किसी और को भेज भी नहीं सकते। So option B will be the correct answer. Next, a contractor enter into an agreement with government to construct a godown and receive advance payment for the same. He did not complete the work and the government terminated the contract. The government can claim damages. The government under section 65 could recover the amount advanced to the contractor. The government cannot claim damages, both 1 and 2. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पहले वाले एमसीक्यू से बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पर्सनल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व नहीं है, साथ ही साथ कोई भी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस का भी जिक्र नहीं किया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉन्ट्रैक्टर को जो एडवांस मिला था वो तो रिफंड करना ही पड़ेगा, साथ साथ में गवर्नमेंट को जो भी लॉस हुआ है उसको भी कॉम्पनसेट करना होगा, यानी डैमेजेस भी देने पड़ेंगे। सो यहाँ पे द करेक्ट आंसर विल बी टू पे बोथ डैमेजेस एंड रिफंड द money, to pay both damages and refund the money. So option D will be the correct answer. Next, which one of the following has the correct sequence? Offer acceptance contract consideration, offer acceptance consideration contract acceptance consideration offer consideration acceptance contract. तो इन चारों में आपको बताना है करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है। तो सबसे पहले आता है ऑफर, उस पे जुड़ता है एक्सेप्टेंस का तड़का। एक्सेप्टेंस के साथ साथ एक हाथ ले होना जरूरी है, मतलब कंसिडरेशन होना जरूरी है, और इसके बाद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है बट वो भी होना चाहिए, फिर बनता है कॉन्ट्रैक्ट। सो करेक्ट सीक्वेंस इज ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next, the Parliament for the Union of India shall consist President, Council of States and the House of People, Rajya Sabha, Lok Sabha और Legislative Assembly. So यहाँ पे the correct answer is option A. प्रेसिडेंट भी होते हैं, राज्यसभा भी होता है, लोकसभा भी होता है in the Parliament. So option A is the complete and the correct answer. Next,
A, a Hindu already married with a living wife B enters into a marriage agreement with a widow of 30 years of age. The agreement is void because of it is opposed to public policy. Valid and can be enforced by either party. Voidable because A has obtained B's consent by exercising undue influence. Void because of being forbidden by law. तो यहाँ पे बोल रहा है ए करके एक पर्सन है एंड वो ऑलरेडी शादी कर चुका है बी के साथ, अब वो दोबारा शादी कर रहा है एक विडो के साथ। क्या ये अग्रीमेंट वैलिड है या नहीं है? क्या ये अग्रीमेंट वैलिड है या नहीं है? तो मैं बता दूं ये अग्रीमेंट वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए ने जो एक्ट किया है दैट इज इमोरल, दैट इज इमोरल। और हम कहते हैं अगर आप कोई भी इमोरल एक्ट कर रहे हो, हम कहते हैं आप कोई भी इमोरल एक्ट कर रहे हो तो दैट इज वॉइड। सो इट इज वॉइड बिकॉज इट इज फोरबिडन बाय लॉ, वॉइड बिकॉज इट इज फोरबिडन बाय लॉ, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है एंड कंसिडरेशन है वो लीगल नहीं है, जो ऑब्जेक्ट है और कंसिडरेशन है वो लीगल नहीं है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। Next, Rajiv entered into a contract with Lata to marry her on a fixed date. However, before the marriage date, Rajiv went mad with reference to the Indian Contract Act, which is a valid response. Lata can't marry till Rajiv dies. The executors of Rajiv can enforce the contract against Lata. The contract becomes void. All the statements are correct. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, राजीव और लता की शादी होने वाली थी, बट शादी से जस्ट पहले राजीव जो है वो पागल हो जाता है। क्या लता को उससे शादी करनी ही पड़ेगी? क्या लता को उससे शादी करनी ही पड़ेगी या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा? तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा एंड द रीजन विल बी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तब तो वैलिड था, पर कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से इट नाउ बिकम्स इम्पॉसिबल टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट एंड इसीलिए हम कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दे रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दे रहे हैं। नेक्स्ट, Nemo that quod non habet means no one is greater than God, none can give who does not himself possess, everyone can give everything he has, everyone is bound by his habit। तो यहाँ पे कुछ भी इन्होंने ऑप्शंस बनाया है एंड आई फील दिस इज वन ऑफ द एमसीक्यूज जो हर बच्चे को आता होगा, हर बच्चे को इसका आंसर याद होगा, क्योंकि दिस इज वन स्टेटमेंट जो हमने सोगा में इतना पढ़ा होता है कि सब बच्चे को याद होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नन कैन गिव हु डज नॉट हिमसेल्फ पोजेस। मतलब अगर आपके पास जो टाइटल है आप उससे ऊपर का टाइटल और किसी को नहीं दे सकते हो। Next, transfer of documents of title of goods sold to the buyer amounts to actual delivery, symbolic delivery, constructive delivery or none of the above। तो जब आप डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर कर रहे हो किसी चीज की पर वो गुड्स नहीं, डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर कर रहे हो पर वो गुड्स नहीं, तो भैया डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर करने में आप एक्चुअल डिलीवरी तो नहीं कर रहे, आप सिंबॉलिक डिलीवरी कर रहे हो कि दिस इज अ सिंबल दैट द गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू यू। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड एज, बहुत ही सिंपल, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को पोजीशन ट्रांसफर कर रहा है उसको अपने कहते हैं डिलीवरी, नेक्स्ट, which of the statement is incorrect in connection with the duties of seller and buyer। तो यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं रिगार्डिंग ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर, आपको बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। इट इज द ड्यूटी ऑफ सेलर टू डिलीवर गुड्स, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें क्या गलत है? It is the duty of the buyer to accept and pay for them, absolutely correct। बायर नहीं करेगा तो और कौन एक्सेप्ट करेगा? It is the duty of the buyer to take delivery of goods, ये भी करेक्ट है। It is not the duty of the seller to deliver the goods, नहीं भैया, सेलर ने डिलीवर करेगा तो कौन डिलीवर करेगा? बायर थोड़ी डिलीवर करेगा। So option C is incorrect, Next, unpaid seller can exercise his right of withholding delivery of goods even when the property and goods have passed to buyer, only when the property and goods have not been passed to buyer, either one or two, neither one nor two। तो अनपेड सेलर जब आप यूनिट पढ़ते हैं तो उसकी प्रोविजंस में हमें बताया गया है कि प्रॉपर्टी पास हो गई है या प्रॉपर्टी पास नहीं हुई है, दोनों केसेस में ही अनपेड सेलर अपना राइट एग्जीक्यूट कर सकता है। प्रॉपर्टी पास हो गई है या प्रॉपर्टी पास नहीं हुई है, दोनों ही केसेस में अनपेड सेलर अपना राइट एग्जीक्यूट कर सकता है। सो यहाँ पे जो कहा है ओनली व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैव नॉट बीन पास, ये तो गलत है और इसके वजह से जहां जहां ऑप्शन 2 का इन्वॉल्वमेंट है वो भी गलत हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, इवन व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैव बीन पास्ड टू द बायर, जो अनपेड सेलर है वो अपना राइट एग्जीक्यूट कर सकता है,
Next, Sale of Good Act governs the transfer of property in movable, immovable, both movable and immovable, all types of properties. I feel this is a very chindi question and all of you can easily answer this. The correct answer will be option A. The Sale of Goods Act deals in movable property. Next, the term negotiation in section 14 of the Negotiable Instruments Act 1881 refers to transfer of bill of exchange, promissory note or check to any person so as to constitute the person the holder thereof, the payment by bank on a negotiable instrument after due verification of the instrument, the bargaining between parties to the negotiable instruments or all of the above. सो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी गलत है, जिसकी वजह से ऑप्शन डी ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. तो इस एमसीक्यू से आपको एक लर्निंग लेनी चाहिए कि डेफिनेशंस जो है आपको पूरे रट्टा तो नहीं होने चाहिए, बट बेसिक डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए ताकि इस हिसाब से या इस टाइप का एमसीक्यू आए तो आप आराम से आंसर कर पाए. नेक्स्ट, चेक इज अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. तो अगर आप चेक का डेफिनेशन देखिए एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, तो इसमें क्लियरली कहा गया है चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन द बायर, ड्रॉन ऑन द बैंकर. चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन द बैंकर एंड पेएबल ऑन डिमांड. चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज दैट इज ड्रॉन ऑन द बैंकर एंड पेएबल ऑन डिमांड. तो यहाँ पे जब डेफिनेशन में लिख के दे दिया है कि चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. Next, if a minor draws, endorses, deliver or negotiates an instrument, such instrument binds all the parties to the instrument including the minor, only the minor and not other parties, all the parties to the instrument except the minor, none of the above. तो भैया ये उसूल हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही सीख के आए हैं कि माइनर इज दूध भात. माइनर कुछ भी कर ले उसमें कभी भी उसकी गलती नहीं होती. माइनर कुछ भी कर ले उसमें कभी भी उसकी गलती नहीं होती, कभी भी लाइबिलिटी अराइज नहीं हो सकता. तो यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाना है. माइनर ड्रॉ कर रहा है, एंडोर्स कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, नेगोशिएट कर रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसमें माइनर कुछ नहीं करेगा. उसमें माइनर कुछ नहीं करेगा, माइनर की कहीं पे भी लाइबिलिटी नहीं रहेगी. एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट ऑल द पार्टीज टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विल बी लाइबल एक्सेप्ट फॉर द माइनर. will be liable except for the minor, because as I said minor is the दूध भात. माइनर कभी भी कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं होता, माइनर की लाइबिलिटी कहीं पे भी नहीं होती है. तो यहाँ पे भले ही माइनर सब कुछ कर रहा है, बट माइनर विल नॉट बी लाइबल. अदर पार्टीज टू दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विल बी लाइबल. नेक्स्ट, when a check is crossed, generally the banker to whom it is drawn shall not pay it otherwise than to a banker, shall not pay it otherwise than to a holder, shall not pay it to a banker, none of the above. तो जब चेक क्रॉस होता है ना, तो उसमें एक स्पेसिफाइड बैंक का नाम होता है और सिर्फ उस बैंक को ही पेमेंट हो सकता है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, shall not pay it otherwise than to a banker. Next, a corporation can be a party to negotiable instrument if it is authorized by articles, if special permission of BOD is taken, if special permission by shareholder is passed, absolutely without any restrictions. तो कॉर्पोरेशन जो है वो पार्टी बन सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट इसके लिए उसका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अलाउ करना होगा एंड इसीलिए ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. Next, the grace period for payment of a negotiable instrument other than payable on demand is dash days or months. भैया months की तो बात ही नहीं आती, चिंदी सा छोटा सा 3 days का टाइम मिलता है ग्रेस पीरियड का. एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 3 days. नेक्स्ट, फिर से एक लास्ट सवाल. क्या ये इंपॉर्टेंट सवाल है? नहीं मैम, समझ गए हम, इंस्टीट्यूट का इसमें आंसर गलत है. फटाफट हमें एक्सप्लेनेशन दे दो. If the words not negotiable are used with a special crossing in the check is not transferable, negotiable under certain circumstances, none of the above. तो अगर किसी चेक पे लिखा है नॉट नेगोशिएबल, इसका मतलब ये नहीं होता इट इज नॉट ट्रांसफरेबल. इट इज ट्रांसफरेबल, बट ट्रांसफरी को ट्रांसफरर से बेटर टाइटल नहीं मिल सकता. मैंने क्या बोला, अगर किसी चेक में नॉट नेगोशिएबल लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रांसफरेबल नहीं होता. वो ट्रांसफरेबल तो होता है, बट इसमें इसका मतलब ये कहा गया है कि ट्रांसफरी कैन नॉट गेट अ बेटर टाइटल देन द ट्रांसफरर. तो यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया है नॉट ट्रांसफरेबल, बट दिस इज रॉन्ग. इट इज ट्रांसफरेबल, बस ट्रांसफरी को बेटर टाइटल नहीं मिलेगा. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. Next, under section 118 of the Negotiable Instruments Act 1881, it is presumed
until the contrary is proved, that every transfer of negotiable instrument was made after the maturity, before the maturity, at the maturity, none of the above. तो भैया negotiable instruments act बिल्कुल सेफ प्ले करता है, वो हमेशा बोलता है जो negotiable instruments है उसका ट्रांसफर will be completed before the maturity, not even at the maturity. वो बोलता है भैया पहले पहले से काम करके रखो, बाद में जो है वो प्रॉब्लम ही होगा. नेक्स्ट, in the agreement where A promises to sell his house to B for 5 lakh, who is the promiser? तो यहाँ पे बोल रहा है A जो है वो B को प्रॉमिस कर रहा है घर सेल करने का for 5 lakh. अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ना तो यहाँ पे दोनों ही प्रॉमिसर है. A प्रॉमिस कर रहा है घर सेल करने का, B प्रॉमिस कर रहा है 5 लाख देने का. बट सिंस यहाँ पे प्राइमरी प्रॉमिसर A है, विच इज नॉट अ वेरी वैलिड कंटेंशन, बट यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने आंसर A दिया है. पर मैं बोलूंगी ऐसा कुछ नहीं है कि A ही प्रॉमिसर है, क्योंकि A ने जहां घर देने का प्रॉमिस किया है, B ने वहां 5 लाख देने का प्रॉमिस किया है. तो हमेशा याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट में जो दोनों पार्टीज होते हैं दोनों ही प्रॉमिसर और प्रॉमिसी होते हैं, बट यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने एज पर द सेंटेंस कंसिडर किया है मे बी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है A प्रॉमिस, तो उन्होंने A को ही प्रॉमिसर बना दिया है. बट अगर मैं एक्चुअल वैलिड प्रोविजन के साथ बोलूं तो A और B दोनों ही प्रॉमिसर है इस केस में. नेक्स्ट, what is the definition of proposal or offer under Indian Contract Act? A mutual discussion between parties, a legal document prepared by the lawyer, a person's willingness to do something or abstain from doing to obtain the assent of another, a statement with the intent with no exception of expectation. भैया यहाँ पे क्या बोला है, ऑफर का मतलब पूछा है आपसे. तो ऑफर क्या होता है, जब हम सामने वाले को किसी चीज का प्रपोजल देते हैं, कुछ करने का या कुछ ना करने का, और हम सामने वाले से उस पर क्या चाहते हैं, उसका असेंट यानी उसका थम्स अप, ताकि हमें उसका एक्सेप्टेंस मिल पाए और हम उसके साथ आगे बढ़ पाए. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए जब आपको सामने वाले का असेंट चाहिए तो हम उसको कहते हैं ऑफर. Next, Anil puts 3 1 rupee coins into a platform ticket vending machine at the railway station. As soon as he does it, a valid contract is formed. What does Anil's act represent? तो भैया जो वेंडिंग मशीन होती है ना, ये कहीं ना कहीं एक इम्प्लाइड ऑफर की तरह होती है, कि वो आपको ऑफर दे रहा है कि भैया मैं मशीन हूँ, मैं खड़ा हूँ, तुम आके मुझसे सामान ले सकते हो. तो अनिल ने जैसे ही कॉइन डाला ना, तो दैट विल बी एन एक्सेप्टेंस टू द ऑफर. वेंडिंग मशीन जो है वो अनिल के कान में आके नहीं कह रही देख भाई मैं तेरे को ऑफर दे रहा हूँ, पर वो जब मशीन खड़ी है, मशीन में सारे आइटम्स है, मशीन में सारे इंस्ट्रक्शंस है, तो दैट इटसेल्फ बिकम्स एन इम्प्लाइड ऑफर. एंड ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, acceptance to the implied offer. Next, a father and a daughter agree to go for a morning walk every day. This agreement is not a valid contract. Why? मुझे लगता है आपको ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत है, आप आराम से बता सकते हैं. पापा बेटे के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वैलिड इसलिए नहीं है बिकॉज इट लैक्स इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. तो यहाँ पे ये मिसिंग है, जिसकी वजह से ये अग्रीमेंट तो रह जाएगा पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा. सो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. इट इज अ सोशल अग्रीमेंट एंड इट इज नॉट इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप्स. Next, when a person withdraws cash from an ATM, no words are spoken between the person and the bank, but a contract is formed. What type of a contract is this? तो जब इशारों में खेल हो जाए, किसी को कुछ बोलने की ना जरूरत पड़े और प्रॉमिस बन जाए, ऐसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट. याद रखिएगा एसिड नहीं है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय साइलेंस. नेक्स्ट, in which of the following situations does a tacit contract arise? Two people signing on a written agreement. तो भैया जब साइन हो रहा है तो वो एक्सप्रेस बन जाएगा, oral और written. One person makes a oral promise to another, yet again express बन जाएगा, oral और written. A contract is made before notary public. A buyer places the highest bid and the hammer falls at the auction sale. तो यहाँ पे buyer ने जो है highest bid दिया और सामने वाले ने कैसे एक्सेप्ट किया, बाय द फॉल ऑफ हैमर. तो यहाँ पे येट अगेन क्या हो गया, साइलेंस के थ्रू ही कॉन्ट्रैक्ट बन गया. यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी. अब देखो अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ ना, तो क्योंकि एट वन एंड बायर हैज टू रेज द हैंड और बायर हैज टू स्पीक समथिंग, तो ये बेटर तो देखो इम्प्लाइड की तरह होता है. बट सिंस tacit is also a type of implied contract, तो आप यहाँ पे ऑप्शन सी सिलेक्ट कर सकते हैं. Since tacit is also a type of implied contract, तो यहाँ पे आप ऑप्शन सी सिलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट,
कैन अ ड्रंकन और एन इंटॉक्सिकेटेड पर्सन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? अभी अभी आपको बताया अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। तो क्या ये जो यमला पगला दीवाना है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है? मैम नहीं एंटर कर सकता अगर वो नशे की हालत में है। बाद बाकी अगर वो साउंड माइंड है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। नो while the intoxication lasts and they are incapable of understanding, बिल्कुल सही कहा। yes at any time, no 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 no, only if the contract is witnessed, ऐसा कुछ नहीं है। yes if they sign in writing, ये नहीं एंटर कर सकता जब तक ये इंटॉक्सिकेशन लास्ट कर रहा है, क्योंकि अगर ये साउंड माइंड का होगा, अगर ये साउंड माइंड का होगा फिर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा तब हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तब ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल हम वैलिड मानेंगे। नेक्स्ट, a contract is not voidable because it was caused by mistake as to any law in force in India, but mistake as to law not in force in India has the same effect as, तो यहाँ पे बोल रहा है मिस्टेक जो है वो दो टाइप्स की हो सकती है, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब अगर आप इंडियन लॉ में मिस्टेक कर रहे हो तो तब हम उसको मिस्टेक नहीं मानते, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए एज एन इंडियन सिटीजन, आपको लॉज के बारे में पता होना चाहिए। बट अगर आप फॉरेन लॉ, आप फॉरेन कंट्री के किसी लॉ का मिस्टेक कर रहे हो तो तब वैलिड है, क्योंकि यू आर नॉट सपोज टू नो द लॉज ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री, तो तब हम उसको वॉइड मानते हैं और हम उसको मानते हैं सेम एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। Next, when a part-time lecturer becomes a full-time lecturer, the earlier contract is said to be discharged by breach performance agreement merger. तो यहाँ पे वो पार्ट टाइम था, उसमें उन्होंने थोड़ा सा फुल टाइम जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, मर्जर हो गया। So option D will be the correct answer. The term quantum merit literally means payment in advance as much as it is merited or earned as per the contract terms, payment after completion only. तो quantum merit में एक सिंपल सा रूल याद करिए, quantum merit में एक सिंपल सा रूल याद रखिए कि भैया जितना काम करोगे उतना ही पगार मिलेगा, इतना ही काम में इतना ही मिलेगा, ये रूल याद रखिएगा। तो क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एज मच एज इट इज मेरिटेड और अर्न। नेक्स्ट, X selected some party wares in retail showroom, agreed to take the delivery next day and pay next week, but the party wares are destroyed by fire the same day. Who bears the loss? तो यहाँ पे बोल रहे X जो है वो एक रिटेल शोरूम में गए थे, उन्होंने कुछ पार्टी वेयर सिलेक्ट किए, मतलब गुड्स जो है वो आइडेंटिफाई हो गए थे, डिलीवरेबल स्टेट में भी थे और स्पेसिफाइड भी थे। तो मतलब क्या हो गया, ये असर्टेन गुड्स थे, तो भले ही एक्स इसका डिलीवरी बाद में ले, एक्स के पोजीशन में आ गए थे, तो अब जो ये जल गए हैं इसके लिए सेलर विल नॉट बी लायबल, इसके लिए बायर विल बी लायबल बिकॉज द पोजेशन हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर। सो यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, द बायर, बिकॉज द प्रॉपर्टी हैज बीन पास टू हिम। नेक्स्ट, A sends 3 dozen silk sarees to B on approval or sale or return basis within the option to return within 21 days. B sends a letter of approval within 15 days. When does the sale take place? तो भैया यहाँ पे बोल रहे हैं ए जो है उसने 3 डजन सिल्क साड़ी भेजी थी बी को फॉर अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस, मतलब आप या तो रख लो या हमें वापस दे दो। कितने दिन का टाइम दिया था, 21 दिन का, पर बी को ये पसंद आ गया और उन्होंने 15th डे पे ही अप्रूवल सेंड कर दिया। तो जिस दिन अप्रूवल सेंड किया उसी दिन हम सेल मानेंगे। सो ऑप्शन ए, ऑन द डे बी सेंड्स द लेटर ऑफ अप्रूवल, we will consider that the goods have been sold. So option A will be the correct answer. Next, what right does section 41 of the Sale of Goods Act give to the buyer? Right to reject goods without examining them, right to examine goods delivered to him which he has not previously examined, right to claim damages immediately after delivery, right to resell goods before द पेमेंट। यहाँ पे देखो ये सारे जो तीनों ऑप्शन है ना, ये बहुत ही अनशन ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन पढ़ के समझ में आ रहे हैं गलत है। यहाँ पे आपको कोई लॉजिक, माइंड, प्रोविजन कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन ही थोड़े इम्पॉसिबल टाइप लग रहे हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जब गुड्स डिलीवर किए जा रहे हैं और आपने उसको प्रीवियसली एग्जामिन नहीं किया तो आप उसको एग्जामिन कर सकते हैं। Next, a check is said to be specially crossed when it bears 2 parallel transverse lines only. It is signed by the drawer. It is payable to the bearer.
It bears the addition of the name of the banker across its face with or without the words not negotiable. तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था स्पेशली क्रॉस चेक का कि बैंकर का नाम मेंशन रहता है. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. Which of the following is true regarding special crossing? It is same as general crossing. It restricts the payment of check to a particular banker. It allows the payment to any person presenting the check. It makes the check dishonored automatically. So बहुत ही similar MCQ है as previous MCQ. वहां पे भी मैंने आपको यही बताया, सिर्फ बैंकर को किया जा सकता है, सिर्फ बैंकर को किया जा सकता है पेमेंट. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. Who is allowed to perform double crossing? तो डबल क्रॉसिंग क्या होता है? एक बार आपने क्रॉसिंग की, एक बैंक को दिया और फिर वो दूसरे बैंक को देगा. Only the banker to whom check is initially crossed, any private party presenting the check, the drawer of the check, the holder in due course. So option A is the correct answer. सबसे पहले बैंक को दिया गया, अब जो है वो क्रॉस करके दूसरे बैंक को दे सकता है. A and B agree that law of limitation shall not apply to them. A debt becomes time barred and A refuses to pay the amount. Can B recover the amount under the terms of agreement? तो लिमिटेशन एक्ट जो है वो टाइम बार डेट के बारे में बोलता है कि अगर आपने जो है किसी को भी पैसे उधार दिए हैं तो अप टू 3 इयर्स आप उस पर केस कर सकते हैं, बट 3 साल तक आपको अपने पैसों की याद नहीं आई तो इसको हम कह देंगे टाइम बार डेट और अब आप उससे पैसे रिकवर नहीं कर सकते हैं. अब ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था जहां पे उन्होंने बोला था ये क्लॉज हम पे अप्लाई नहीं करेगा. अब हुआ क्या है, डेट टाइम बार हो गया है, ए पैसे देने से मना कर रहा है पर बी कह रहा है अरे हमने तो अग्री किया था ये क्लॉज अप्लाई नहीं करेगा. आपको बताना है एग्रीमेंट वैलिड है या नहीं है. तो मैं बता दूं ऐसे एग्रीमेंट्स आप नहीं बना सकते जिसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन लीगल ना हो. तो यहाँ पे द अग्रीमेंट इज वॉइड. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. And we come to the 50th MCQ. A borrows 5,000 from B to purchase a revolver to shoot C. Can B recover his loan of 5,000? Yes, the agreement between them is valid and enforceable. Yes, the agreement is not opposed to public policy. No, the agreement is voidable agreement and can be avoided by A. No, the agreement falls under section 23 and hence void. तो ये बहुत सिंपल सी बात है. अगर A ने B से पर लिया था 5,000 रुपए, ए ने बी से 5,000 रुपए लिए थे, किस लिए लिए थे? शूट करने के लिए, सी को शूट करने के लिए, और बी को ये बात पता थी तो उसको पता था भैया यहाँ पे इलीगल एग्रीमेंट है, इसका कोई वजूद नहीं होता, ये स्ट्रेट अवे वॉइड होता है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. एंड हियर वी कंप्लीट 50 MCQs. मुझे लगता है वी टुक अप ऑल द एक्सप्लेनेशंस, वी टुक अप ऑल द रेलेवेंट प्रोविजंस और हमने 50 MCQ भी सॉल्व कर लिए. तो आई फील दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू फॉर रिविजन ऑफ द प्रोविजंस आल्सो एंड प्रैक्टिसिंग द MCQs आल्सो. एंड दिस इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर द सेशन. आई होप आपको बहुत मजा आया हो. साथ ही साथ आपको और भी कोई ऐसे सिमिलर टाइप की वीडियोस चाहिए जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सके. सो डू कमेंट डाउन बिलो, वील बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प. थैंक यू सो मच. इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो. साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस. थैंक यू सो मच.